नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट की परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इस टॉपिक से सीटेट के एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूछे गए हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक हैं, आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न इसी टॉपिक से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बीच बीच में करा दूंगा और वीडियो के लास्ट में ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा। मैं आपको इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूं कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल फुथल कर दी है, बिल्कुल कर दी है। प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको मनुष्य के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संरक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। भारत में शेर, चीते यानी कि बाघों, भारतीय सारंग का शिकार वैध है, बिल्कुल वैध है। यहाँ पर ये तीनों बिल्कुल आपके राइट दिए गए। ये सारी जानकारियां आपको इसी टॉपिक में दे दी जाएंगी, इसलिए महत्वपूर्ण आज आपको यहाँ पर पूरी की पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देख लेनी है। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ था इसी वर्ष यानी कि पिछले महीने वाला, ठीक है ना, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, बीज की फसल उगाना, अति चराई, ये क्वेश्चन इसी वर्ष में पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है भूमि उपयोग स्वरूप में बदलाव के लिए उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कैसा है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से है, जल एक संसाधन के संबंध में है, ठीक है, बिल्कुल। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। केवल 2.7% पृथ्वी पर पानी मानव के लिए उपयोग में उपयुक्त किया जाता है। जल एक नवीनीकरण संसाधन है, यहाँ पर आपको बताना है। जल संसाधन का भी अध्ययन इसी टॉपिक में किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है भूमि उपयोग से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर और क्वेश्चन दिया गया है, मृदा का कौन सा गुण मूल सेल के द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षित चट्टानों से होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी टॉपिक से पूछा गया है। आगे यहाँ पर पूछा गया है मिलान वाला, कैसा क्वेश्चन, मिलान वाला पूछा गया है। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, इनका आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है। टॉपिक यहाँ पर आ चुका है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इस टॉपिक में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी वे सारी जानकारियां आपको यहाँ पर बता दूंगा, जिससे कि हर क्वेश्चन आप कर पाओ। यहाँ पर क्या आप जानते हो, महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या तो निर्जन जनसंख्या है। यहाँ पर कहने का मतलब है जो दुनिया की जो जनसंख्या है, विश्व की जो जनसंख्या है 90% में जो लोग रहते हैं वो मात्र और मात्र 30% भाग पर ही रहते हैं। जो 70% जो शेष भाग रहता है वहां पर जनसंख्या आपकी कैसी पाई जाती है, विरल पाई जाती है या तो बिल्कुल जनसंख्या नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे भूमि की, किसकी बात करेंगे, भूमि की बात करेंगे। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। तो भूमि का भाग कितना है, भूपृष्ठ पर 30% है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, यानी कि भूमि के सभी जगहों पर घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, कुछ ही जगहों पर उपलब्ध है। चलिए आगे यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताता हूँ। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है।
असमान का मतलब होता है जनसंख्या स्थिर नहीं पाई जाती है। एक जगह पर जनसंख्या ज्यादा होगी तो दूसरी जगह पर जनसंख्या कम होगी। जैसे पहाड़ों पर जनसंख्या कम पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है ना। ढालू वाली जो क्षेत्र होते हैं, जहां पर अधिक वर्षा होती है, जहां पर ठंडे प्रदेश है, वहां पर जनसंख्या बिल्कुल कम पाई जाती है। जहां पर जो जलवायु है मनुष्य के बसाव के लिए अनुकूल है, पर्वत भी नहीं है, यानी कि मैदान एकदम सपाट है, उपजाऊ है, वहां पर जनसंख्या अधिक रहती है। इसका कारण क्या है? जो मैदान होते हैं वहां पर नदियां भी होती है, नदियां होती हैं, भूमि उपजाऊ होती है, कृषि भी होती है, इसलिए जनसंख्या वहां पर रहती है। पर्वतों पहाड़ों पर वहां पर भूमि उपजाऊ नहीं होती, ना ही खेती होती, इसलिए वहां पर जनसंख्या कम रहती है। सिंपल सी बात है। आगे क्या है? ऊबड़ खाबड़, जो ऊबड़ खाबड़ भूमि होगी वहां पर भी लोग नहीं बसेंगे। स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, पर्वत की जो तीव्र ढाल होते हैं वहां पर भी कम ही लोग रहते हैं, ज्यादा जनसंख्या नहीं रहती है। जलाक्रांता, यानी कि जल का बहाव हमेशा ही बना रहे, मिट्टी का कटाव रहता है। संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र क्या होता है? जहां पर वनस्पति विरल पाई जाती है, जल भी कम उपलब्ध होता है, वहां पर तो लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे। एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल तथा निर्जन है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र हो गया, पर्वतों की तीव्र ढाल वाला क्षेत्र हो गया, जलाक्रांता संभावित निम्न क्षेत्र हो गया, मरुस्थल वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। कैसी? विरल पाई जाती है या तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है, नाम मात्र की पाई जाती है। आगे इसके विपरीत बताया गया उर्वर मैदान। उर्वर का मैदान का मतलब है उपजाऊ वाली भूमि, ठीक है ना। और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। जहां पर उपजाऊ मृदा है, यानी कि मिट्टी भूमि उपजाऊ है, और नदियां भी स्थित है, वहां पर जनसंख्या कैसी रहती है? बहुत अधिक रहती है, सघन क्षेत्र रहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे भूमि उपयोग की। जो भूमि है इसका उपयोग किस किस रूप में होता है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कृषि के लिए हम लोग भूमि का उपयोग कृषि के लिए भी करते हैं, और वानिकी खनन, खनन का मतलब होता है जमीन को खोदते हैं और इसमें से खनिज पदार्थों को बाहर निकालते हैं, वही होता है खनन। सड़क भी निर्माण की जाती है, वो भी भूमि के ऊपर ही बनाई जाती है। उद्योग स्थापित किए जाते हैं, ये भी भूमि पर ही किए जाते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लाइन बताई गई है। यहाँ से एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को मैं आपको करा दूंगा। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। वे कारक कौन कौन से हैं? कारक यहाँ पर लिखना चाहूंगा, कारक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारक है स्थलाकृति, दूसरा कारक है मृदा, तीसरा है जलवायु, चौथा है खनिज, और पांचवा है जल की उपलब्धता। ये भूमि को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। स्थलाकृति भी भूमि को निर्धारित करती है, मृदा भी, जलवायु भी, खनिज भी और जल। ये आपके जो 5 तत्व हैं, ये भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। जहां पर जल होगा वहां पर जनसंख्या अधिक रहेगी, ये भी भूमि को प्रभावित करता है। जहां पर खनिज होंगे वहां पर खुदाई की जाएगी, वहां से खनिज पदार्थ निकाले जाएंगे। जलवायु अच्छी होगी, वहां पर लोग अच्छी तरीके से निवास करेंगे, खेती भी करेंगे। जहां पर मृदा उपजाऊ होगी वहां पर लोग खेती करेंगे। स्थलाकृति बढ़िया होगी तो लोग वहां पर निवास करेंगे। ये सारी की सारे जो कारक बताए गए ये भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं, यानी कि निर्धारित करते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया मानवीय कारक में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी ये मानवीय कारक होते हैं। आगे यहाँ पर बात की गई है स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। निजी का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है ना, जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हो या मालिकाना हक उनका हो, और समुदाय में मतलब कि पूरा का पूरा समुदाय उसका मालिक होता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय के संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस समुदाय भूमि को साझा संपत्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका सामुदायिक भूमि है इसको क्या बोलते हैं? साझा संपत्ति भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर बात करेंगे किसकी बात करेंगे? महत्वपूर्ण बिंदुओं की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है?
यहाँ पर बताया गया है वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदापर्दन, मरुस्थलीकरण, पर्यावरण के प्रमुख खतरे यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये खतरे बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से खतरे? जो कृषि है और निर्माण संबंधित जो बहुत मात्रा में जो आगे जो तीव्र गति से बढ़ रहे हैं निर्माण, जैसे सड़कों को बनाना वनों को काट के, तो इनसे क्या क्या हो रहा है? भूस्खलन यानी कि मिट्टी उथल फुथल होने लगी है, मृदा अपरदन होने लगा है, मिट्टी का कटाव होने लगा है, मरुस्थलीकरण यानी कि मिट्टी मरुस्थल में बदलने लगी है, पर्यावरण को भी नुकसान यहाँ पर पहुंचने लगा है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर आगे बात करेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए? संरक्षण का मतलब होता है बचाना। क्या मतलब होता है? बचाव। भूमि को आखिर कैसे हम लोग बचा सकते हैं, तो उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। कैसे विनाश हुआ है? लोगों ने पेड़ों को काटकर मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं, सड़क बनाई है, रेलवे लाइनें बिछाई हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ है? वनों का भी विनाश हुआ है, उसके साथ भूमि का भी यहाँ पर संरक्षण नहीं हो पाया, भूमि का भी यहाँ पर विनाश हुआ है। इससे प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। कैसे रोकोगे? यहाँ पर ये तरीके बताए गए हैं 3 से 4, वो महत्वपूर्ण है। वनारोपण है, भूमि उद्धार है, भूमि उद्धार का मतलब पुनः चक्रण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो सामान्य तरीके क्या क्या हैं? वनारोपण हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अतिचारण, पशुओं को खेतों में नहीं चराना चाहिए। चराना तो चाहिए लेकिन अतिचारण नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, उससे भी भूमि अपरदित होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। आगे बात करूंगा मृदा की। मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ से होता है। तो मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से होता है और जैव पदार्थों से होता है, खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे क्या बताया गया है, आगे यहाँ पर जान लेते हैं। आगे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताई गई हैं जिनको यहाँ पर आपको समझाऊंगा, फिर यहाँ से क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है मृदा का निर्माण। ठीक है ना, किससे होता है? जैव पदार्थों से होता है, और खनिजों से निर्माण किस? खनिज दोनों का मिलकर मृदा का निर्माण होता है। ठीक है ना, जैव पदार्थ और खनिज जो चट्टान होती है इनसे मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जो 1 सेंटीमीटर जो मृदा होती है उसको बनने में 100 वर्ष का टाइम लगता है। 100 वर्ष से अधिक का टाइम यहाँ पर बताया गया है। आगे ये जो मानचित्र दिया गया है, ये मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए इसी मानचित्र से। वो कैसे पूछे गए वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मृदा की बात करी गई है। किसकी? मृदा की। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया? समय। समय यहाँ पर इसको जूम करके आपको बताता हूँ। समय जो होता है वो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निश्चित करता है? तो समय निश्चित करता है। समय क्या निश्चित करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। और जलवायु जो होता है, जलवायु, तापमान, वर्षा, ठीक है ना, अपक्षय, ह्यूमस का निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये क्या क्या बताए गए हैं? जलवायु हो गया, तापमान हो गया और वर्षा। ये 3 कारक जो हैं ये अपक्षय और ह्यूमस का निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और यहाँ पर क्या बताया गया? आगे यहाँ पर बताया गया है जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जनक शैल किसको यहाँ पर निर्धारित करती है? रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताई गई है। और यहाँ पर नीचे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है।
उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। उच्चावच, ठीक है। और यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है? वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो इतना आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर थीं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर एक साथ करा दूंगा। थोड़ा और यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, मृदा निर्माण के कारक क्या क्या होते हैं। मृदा निर्माण के कारक मैंने आपको क्या बताए थे? खनिज बताए थे और जैव पदार्थ बताए थे। जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय आए, ठीक है ना। तो इसमें खनिज पदार्थ भी होते हैं और जैव पदार्थ से मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। और फिर आगे यहाँ पर है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। इसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है, मृदा अपक्षित कैसे होती है, अपर्दन कैसे होता है, यही कहलाता है निम्नीकरण। यानी कि मृदा का ह्रास ही निम्नीकरण होता है। उसके बचाव के लिए उपाय क्या क्या है? वनोन्मूलन, ठीक है ना। वनोन्मूलन से क्या होता है? वनों का उन्मूलन, वनों को काटना, जलाना, विनाश करना, तो उससे मृदा का निम्नीकरण होता है। अतिचारण से भी मृदा का निम्नीकरण होता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अगर आप अत्यधिक प्रयोग करोगे तो मृदा आपकी खराब होगी, बर्बाद होगी, निम्नीकरण होगी, ठीक है। ज्यादा वर्षा होगी तो भी मृदा खराब होगी, भूस्खलन आएगी, बाढ़ आएगी तो भी मृदा का निम्नीकरण होगा। तो संरक्षण के उपाय क्या क्या होने चाहिए? ये तो निम्नीकरण के कारण हैं, ये निम्नीकरण के क्या है? ये तो कारण हैं। और बचाव के लिए उपाय क्या क्या है? मल्च बनाना, ठीक है ना। मल्च बनाना उपाय इसका बताया गया है। इसमें क्या होता है? पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। एक तो मल्च बनाना विधि हो गई, दूसरी क्या यहाँ पर बताएगी? वेदिका फॉर्म, तीसरी समोच्च रेखीय जुताई, चौथी रक्षक मेखलाएं। तो इनको आपको यहाँ पर क्या करना है? समझ लेना है। प्राकृतिक अपरोध का निर्माण कौन करती है? समोच्च रेखीय जुताई करती है। और मृदा अपरदन को कम कौन करती है? सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, ठीक है ना। वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। तो ये वेदिका फार्म जो होते हैं ये पर्वतों की तीव्र ढालों पर ही बनाए जाते हैं। रक्षक मेखला जो है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है रक्षक मेखला वाला। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो रक्षक मेखला विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर पाया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। बाकी मैं आपको इसी प्रकार से यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक और विधि होती है, कौन सी विधि यहाँ पर है? समोच्च रेखीय जुताई वाली, ठीक है ना। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, इसमें रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। इतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आपको क्वेश्चन जितना मैंने आपको बताया उतने क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, फिर आगे यहाँ पर बात करूंगा जल की, जल संसाधन की बात करूंगा। अब यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं जो कि मृदा से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना मैंने आपको बताया है जो कि मृदा अपरदन को रोकता है। क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना है। मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय मल्च बनाना भी होता है, वेदिका फॉर्म भी होता है, बीज की फसल उगाना भी होता है, अति चराई से मृदा अपरदित होती है ना कि नियंत्रित होती है। तो बी वाला तो यहाँ पर गलत होगा, ए सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सी डी सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मृदा अपरदन और भूमि उपयोग से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। सही या सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भूमि उपयोग के बारे में ए बी कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं भूमि उपयोग के बारे में। भूमि उपयोग से तात्पर्य केवल कृषि और वानिकी के लिए भूमि उपयोग से है। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। कैसे गलत दिया गया है? यहाँ पर कहा गया है भूमि उपयोग से तात्पर्य केवल कृषि ही नहीं, वानिकी ही नहीं, इसके साथ साथ कृषि भी की जाती है, वानिकी भी की जाती है, उद्योग धंधे भी लगाए जाते हैं इस पर, और क्या क्या किया जाता है? सड़क भी बनाई जाती है। बहुत प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाता है।
केवल और केवल कृषि और वानिकी में ना ही प्रयोग किया जाता है बल्कि सभी जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। भूमि मुख्य रूप से इसकी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मैंने आपको बताया था स्थलाकृति के साथ साथ क्या क्या है, स्थलाकृति है, ठीक है ना, खनिज भी है, जनसंख्या भी है, और आपके ये तमाम प्रकार के कारक हैं जो कि भूमि उपयोग को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर केवल और केवल स्थलाकृति की बात कही गई है, इसलिए दोनों यहाँ पर कैसे होंगे, दोनों गलत यहाँ पर आपके हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आगे यहाँ पर पूछा गया है मृदा का कौन सा गुण यहाँ पर है मूल शैल द्वारा निर्धारित होता है। मूल शैल के द्वारा निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है, यहाँ पर निर्धारित होता है रासायनिक गुण, पारगम्यता और बनावट, ये मूल शैल के द्वारा निर्धारित होता है। मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया था, ठीक है। मिट्टी की मोटाई कौन निर्धारित करता है, तो समय निर्धारित करता है। कौन, समय इसको निर्धारित करता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। ये बात एकदम करेक्ट कही गई है। मैंने आपको क्या बताया था, मृदा किसका मिश्रण होती है, जो जैव पदार्थ होते हैं, जीवों के जो पदार्थ होते हैं और जो खनिज होते हैं या शैल होते हैं या चट्टान होते हैं, उनसे मिलकर के किसका निर्माण होता है, उनसे मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। तो ये वाला कथन एकदम कैसा होगा, एकदम राइट होगा। आगे यहाँ पर क्या है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत है। ये बात यहाँ पर कैसी है, गलत है। स्थल रूप भी मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, तो ए सही है, केवल ए सही है, बी असत्य है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बुक की माध्यम से बताया है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। जो चार्ट आपका बना था इस प्रकार से मृदा और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसी से संबंधित यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो समय मैंने आपको बताया था ये मोटाई को निर्धारित करता है, तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, समय। डी का यहाँ पर किसके साथ होना चाहिए, डी का होगा यहाँ पर थर्ड। डी का थर्ड आपको ढूंढ लेना है। डी का थर्ड पहले में भी दिया गया है और डी का थर्ड में भी दिया गया है। यहाँ से ये दो आपके गलत हो जाएंगे। अब आपको पहला और तीसरा यहाँ पर बताना है, ठीक है। आगे मैंने आपको क्या बताया था, आगे मैंने आपको बताया था जनक शैल क्या करते हैं, मृदा का रंग और गठन पारगम्यता को निर्धारित करता है। बी का यहाँ पर पहला होगा, बी का कौन सा होगा, बी का पहला होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प, पहला विकल्प यहाँ पर होगा। समय का मिलान मृदा परिच्छेदिका के साथ होगा, जनक शैल का निर्माण मृदा रंग और गठन के साथ होगा। और मैंने आपको आगे क्या बताया है, मैंने आपको बताया है जलवायु, जलवायु का मिलान अपक्षय की दर से होगा। वहीं वनस्पति प्राणी जात का मिलान किसके साथ होगा, ये होगा सेकेंड वाले, मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को निर्धारित करता है। चलिए यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई, ठीक है। तो ये फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, शायद स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। मैंने आपको बताया है आगे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जल संसाधन के बारे में, जल के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है। जल कैसा संसाधन है, नवीकरण है। नवीकरण का मतलब होता है जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे स्रोत या संसाधन को नवीकरण कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे के सारे नवीकरण प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना, 3/4, 3/4 जो भाग है पृथ्वी पर, ये क्या है, ये जल का भाग है। कितना भाग है, जल का इतना भाग है 3/4 पृथ्वी पर, भूपृष्ठ पर। इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है, क्योंकि 3/4 जल है पृथ्वी पर। लगभग
3.5 अरब पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं। कौन? महासागर। महासागर जो हैं वो कितने 2/3 ढके हुए हैं। ये फैक्ट याद रख लेना। यहाँ पर 2 फैक्ट आपके सामने हैं। कौन कौन सा फैक्ट? एक तो जल कितना है, जल है आपका 3/4, 3/4 जल है, जल से ढकी हुई है पृथ्वी, ठीक है ना। और महासागर से कितनी है? 2/3, 2/3 ये महासागर से ढकी हुई है पृथ्वी। यहाँ पर 2 फैक्ट महत्वपूर्ण है, शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आगे यहाँ पर क्या है? और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है। महासागर जो हैं उनका जल कैसा है? लवणीय है। लवणीय का मतलब होता है नमक इसमें ज्यादा है। पानी कैसा है? खारा है, पीने योग्य नहीं है। ये पिया नहीं जाता है पानी, ठीक है। इसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता है। समुद्र का जल मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवड़, अलवड़ का मतलब होता है स्वच्छ जल। कैसा जल? स्वच्छ जल, जो हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं, वो कहलाता है अलवड़ जल। कितना है दोस्तों? कितना है? 7.7 नहीं, कितना है? 2.7। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। अलवड़ जल मात्र पृथ्वी पर 2.7% है जो कि हम लोग पीते हैं। क्या करते हैं? पीते हैं। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। जो आपका ये है 2.7% जो है, इनमें से इसका जो भाग है 70%, इसका जो 70% भाग है वो बर्फों में पाया जाता है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ग्रीनलैंड है, पर्वतीय प्रदेशों में भी मिलाकर कुल इतना ही है, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवड़ जल उपलब्ध है। अलवड़ जल कितना उपलब्ध है? केवल और केवल 1% है। वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। जो 1% जल है वो हम लोग पीते हैं। जो ये है 2.7 वाला, उसमें बर्फ भी शामिल है, अंटार्कटिका का भी जल शामिल है, ग्रीनलैंड का भी जल शामिल है, पर्वतों का भी जल इसी में सम्मिलित है। परंतु जो हम लोग पीते हैं वो केवल और केवल 1% जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो कि भौम जल के रूप में, नदियों वाला जल, झीलों का जल, वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। चलिए आपने बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। अब मैं आगे यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है? आगे यहाँ पर बताया गया है, इसलिए अलवड़ीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीक होती है, क्योंकि यह बाष्पीकरण, बरसड़ और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्र द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। तो दोस्तों यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठाकर पूछा गया है कि जो जल है, जल को ना बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। इसकी मात्रा कैसी है? स्थिर है, स्थिर है। तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर डायरेक्ट करवा देता हूँ। जो जल होता है ये बार बार बरसता है, फिर इसका बाष्पीकरण होता है, यही जल चक्र कहलाता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को आपको कराता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, बिल्कुल हूबहू उन्हीं स्टेटमेंट से डायरेक्ट पूछा गया है। जल एक संसाधन के संबंध में यहाँ पर कथन दिए गए। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। मैंने आपको बार बार बताया है। तो ये बात बिल्कुल कैसी है? 100% राइट है। केवल 2.7% पृथ्वी पर पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल, जो ये 2.7 है ये बर्फ के रूप में भी है, और जो अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, पर्वतों का जो जल है उसको सम्मिलित करते हुए यहाँ पर है ये 2.7। जल एक नवीकरण संसाधन है। बिल्कुल, नवीकरण मैंने आपको बताया, जो पुनः प्राप्त हो जाए वही क्या होता है? नवीकरण होता है। तो यहाँ पर तीनों आपके राइट हैं, तीनों आपके राइट हैं। ए, बी व सी सभी सही हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। चलिए यहाँ पर आगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज बताई गई है,
जो मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि में भी प्रयोग आता है। उद्योगों में बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवड़ीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या है, भोजन और नकदी फसल की बढ़ती मांग, नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर भी जल को कम करता है। जल के सूखने के ये सभी के सभी कारण हैं। जल की उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या है, ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, किन किन प्रदेशों में जल की समस्या आई है, वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य जो पश्चिमी अमेरिका का भाग है वहाँ का, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर अलवड़ीय जल भी उपलब्ध नहीं है। पीने का पानी तो बहुत दूर की बात रही है। यहाँ पर पीने का पानी तो है परंतु अलवड़ीय जल बहुत कम है। यहाँ पर जल की क्या है, समस्याएं हैं। और आगे क्या है, ये ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जल वाला सूखा पड़ता है, जल का सूखा पड़ता है। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करोगे, वो तरीके यहाँ पर कुछ बताए गए हैं। उन तरीकों को यहाँ पर आप लोग समझ लो। यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं, ठीक है। जैसे अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहित जो मल यानी कि जो प्रदूषित जो नाली का कचरा है या जो गंदगी है उसको पानी में नहीं बहाना चाहिए। कृषि रसायनों का विसर्जन भी नहीं करना चाहिए। जल निकाय जो औद्योगिक धंधे हैं वहां से जो गंदा पानी निकलता है वो भी नदियों में नहीं मिलाना चाहिए। ये सारे के सारे क्या बताए गए हैं, ये कारक हैं जो कि जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और आगे यहाँ पर इनमें शामिल क्या क्या है, नाइट्रस धातुएं, कीटनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। जो हम लोग जल पीते हैं ये रासायनिक जो तत्व होते हैं विषैले वाले वो हमारे पीने के पानी तक भी पहुंच जाते हैं, ऐसा बताया गया है। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व वही स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर जल के स्रोतों को प्रदूषण होने से रोकने की कुछ विधियां बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है भूमिगत जल को पुनः पूरित करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि जल को संग्रहण कर लो। खेतों को सिंचाई करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का कराना चाहिए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी है। बाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ट्रिप या टपकन विधि का उपयोग करना चाहिए जिससे कि जल बचाया जा सकता हो। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट एक दिया गया है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। यानी कि जैव मंडल की यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। जैव मंडल क्या होता है, जैव मंडल वह होता है जिसमें वायुमंडल भी होना चाहिए, जल मंडल भी होना चाहिए, स्थल मंडल भी होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो वो जैव मंडल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। यानी कि सभी जो जीव जंतु हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। यही क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। आगे यहाँ पर क्या है, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। जो वनस्पतियां होती हैं जंगलों में और जो वहाँ के जीव जंतु होते हैं वो क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन की श्रेणी में आते हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं जिससे कि हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। और आगे यहाँ पर बताया गया है भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टस,
तारपिन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे, कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बहुत तमाम उपयोग होते हैं इनके। जैसे यहाँ पर ये एक प्रकार का कोई पौधा दिया गया है जो कि ब्रह्म कमल, एक औषधीय बूटी का ये चित्र दिया गया है ब्रह्म कमल का, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ये चित्र ही आपको दे दिया जाए, फिर आपसे पूछ लिया जाए ये किस चीज का पौधा है, ठीक है ना। पौधे भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक दो मानचित्र, तो औषधीय पौधा है ये। और आगे एक ये पक्षी है किलकिला, किंग फिशर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, क्या आप जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 2016 में शायद पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना, 2016 या 17 में पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इब्रुफ्रेन जैसे कीटनाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। तो यहाँ पर गिद्ध मर रहे थे, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, पशुओं पर इन पौधों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये दवाइयां हैं, इब्रुप्रोफेन हैं, डिक्लोफिनेक हैं, ये कीटनाशी हैं। इनका उपयोग किया गया था गिद्धों पर जिनकी गिद्धों की किडनियां खराब हो गई, इन पर रोक लगा दी गई, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर आगे है वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट जलीय जीव के रूप में आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन भी प्राप्त होती है, और मधुमक्खियां हम लोगों को शहद भी देती हैं। आगे यहाँ पर क्या है, फूलों के परागण में मदद करती हैं, पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़ियां अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है गिद्ध, ठीक है, क्योंकि ये मृत जीव जंतुओं को अपनी नज़रों से जल्दी ढूंढ लेता है, इसलिए शोधक इसको समझा जाता है। आगे क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसा है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वनस्पति किस पर निर्भर करती है, तो इस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन, मैं यहाँ पर नहीं लगा पाया हूँ, ठीक है। तो वनस्पति की वृद्धि तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा गया है, वन, घास, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा में। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्या है, आगे यहाँ पर इन्हीं वनस्पतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, ठीक है ना। वन में ये इस प्रकार के अजगर भी पाए जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहाँ पर जल उपलब्ध होता है वहीं पर पेड़ पौधे अधिक उपलब्ध होते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी संघनता कम हो जाती है। तो ये फैक्ट है, आर्द्रता कम होगी तो वृक्षों का आकार और संघनता कैसी होगी, कम हो जाएगी। और आगे यहाँ पर बताया गया है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर, जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ पर। जहाँ पर वर्षा सामान्य होती है, कम होती है, वहाँ पर छोटे आकार के होते हैं। जहाँ पर भारी वर्षा होती है तो वहाँ पर विशाल वृक्ष उगते हैं। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा ज़्यादा वृक्ष, कम वर्षा कम वृक्ष। आगे जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती, कम होती है, शुष्क प्रदेश है, रेगिस्तान वाले, तो कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। जहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है ध्रुवों पर, यहाँ पर ग्लोब की ध्रुवों पर, तो वहाँ पर मांस और लाइकेन सम्मिलित किया गया है। और आगे यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण भी हम लोगों को करना चाहिए। पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, जीव जंतुओं को बचाना चाहिए। यहाँ पर इसके कुछ कारण भी बताए गए हैं, जैसे जो वन है ये क्यों नष्ट हो रहे हैं। वनोन्मूलन के कारण, मृदा अपरदन के कारण, निर्माण कार्य के कारण, दावानल का मतलब होता है जंगल की आग, भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक ने जो मिलकर महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है।
तो ये कुछ कारण है जिनको मैंने गोले में अंदर कर दिया है। इनसे हमारी वनस्पति और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है, जिनसे कि जो वन में जो जीव जंतु रहते हैं उनके आवास कैसे होते हैं, नष्ट होते हैं। जैसे जंगल आप काट दोगे, वहाँ के जीव जंतु जो रहते हैं, वहाँ के जीव जंतु वहाँ से भाग जाएंगे, उनका एक प्रकार से घर आप लोग छीन लोगे। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक कवक और मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग जैसे और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जाना चाहिए। यहीं से पेडागोजी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटी, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। और आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, आगे यहाँ पर बताया गया है महत्वपूर्ण जानकारी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण बहुत सारे जीव जंतु लुप्त हो चुके हैं, विलुप्त या विलुप्त होने की कगार पर हैं। उनमें से कौन को सम्मिलित किया गया है? भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं स्टेटमेंट से, ठीक है ना। विलुप्त हो गए हैं बहुत सारे जीव जंतु अंधाधुंध शिकार करने के कारण, जिनमें से शेर है, चीता है, हिरण है। इन पर क्या लगा दिया गया है? अवैध, इनको मारना अवैध है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको कराता हूँ। स्टेटमेंट से डायरेक्ट पूछ लिया गया है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के संदर्भ में। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को उथल पुथल कर दिया। करेक्ट। प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको मनुष्य के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संरक्षित किया जा सकता है। करेक्ट। भारत में शेरों, चीतों, बाघों, भारतीय सारंग का शिकार वैध है। वैध नहीं है, अवैध है। कैसा है? अवैध है। कैसा है? अवैध है, वैध नहीं। ये तो गलत है। ये तो कैसा है? ये तो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ए और बी, ए बी दोनों यहाँ पर सही हैं। ए बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वनस्पति और वन्य जीवन से। वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां आवश्यक हैं? वनों की कटाई और मृदा अपरदन करोगे, इससे तो आपके नष्ट हो जाएंगे वन्य जीव। ये गलत है। जंगल की आग और भूस्खलन, इनसे तो क्या होता है, इनसे जीव जंतु वनस्पतियां आपकी खतरे में पड़ती हैं। इनसे आपकी वनस्पतियां विलुप्त होती हैं, ना कि बचती हैं। संरक्षण की बात कही गई है, बचाने का तरीका आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, इनसे बचाया जा सकता है। अब यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना मैंने आपको बताया है, जो कि मृदा अपरदन को रोकता है। क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना है। मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय मल्च बनाना भी होता है, वेदिका फॉर्म भी होता है, बीज की फसल उगाना भी होता है, अति चराई से मृदा अपरदित होती है, ना कि नियंत्रित होती है। तो बी वाला तो यहाँ पर गलत होगा। ए सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सी डी सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मृदा अपरदन और भूमि उपयोग से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। सही या सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भूमि उपयोग के बारे में ए बी कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं भूमि उपयोग के बारे में। भूमि उपयोग से तात्पर्य केवल कृषि और वानिकी के लिए भूमि उपयोग से है। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। कैसे गलत दिया गया है? यहाँ पर कहा गया है भूमि उपयोग से तात्पर्य केवल कृषि ही नहीं, वानिकी ही नहीं, इसके साथ साथ कृषि भी की जाती है, वानिकी भी की जाती है, उद्योग धंधे भी लगाए जाते हैं इस पर, और क्या क्या किया जाता है, सड़क भी बनाई जाती है। बहुत प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाता है। केवल और केवल कृषि और वानिकी में ना ही प्रयोग किया जाता है, बल्कि सभी जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। भूमि मुख्य रूप से इसकी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मैंने आपको बताया था स्थलाकृति के साथ साथ क्या क्या है, स्थलाकृति है, ठीक है ना, खनिज भी है, जनसंख्या भी है, और आपकी तमाम प्रकार के कारक है जो कि
भूमि उपयोग को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर केवल और केवल स्थलाकृति की बात कही गई है, इसलिए दोनों यहाँ पर कैसे होंगे, दोनों गलत यहाँ पर आपके हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आगे यहाँ पर पूछा गया है मृदा का कौन सा गुण यहाँ पर है मूल शैल द्वारा निर्धारित होता है। मूल शैल के द्वारा निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, यहाँ पर निर्धारित होता है रासायनिक गुण, पारगम्यता और बनावट, ये मूल शैल के द्वारा निर्धारित होता है। मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया था। ठीक है, मिट्टी की मोटाई कौन निर्धारित करता है, तो समय निर्धारित करता है। कौन, समय इसको निर्धारित करता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। ये बात एकदम करेक्ट कही गई है। मैंने आपको क्या बताया था, मृदा किसका मिश्रण होती है, जो जैव पदार्थ होते हैं, जीवों के जो पदार्थ होते हैं और जो खनिज होते हैं या शैल होते हैं या चट्टान होते हैं, उनसे मिलकर के किसका निर्माण होता है, उनसे मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। तो ये वाला कथन एकदम कैसा होगा, एकदम राइट होगा। आगे यहाँ पर क्या है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत है। ये बात यहाँ पर कैसी है, गलत है। स्थल रूप भी मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। तो ए सही है, केवल ए सही है, बी असत्य है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बुक की माध्यम से बताया है एनसीईआरटी में। ठीक है ना, जो चार्ट आपका बना था इस प्रकार से मृदा और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी से संबंधित यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो समय मैंने आपको बताया था ये मोटाई को निर्धारित करता है, तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, समय। डी का यहाँ पर किसके साथ होना चाहिए, डी का होगा यहाँ पर थर्ड। डी का थर्ड आपको ढूंढ लेना है। डी का थर्ड पहले में भी दिया गया है और डी का थर्ड में भी दिया गया है। यहाँ से ये दो आपके गलत हो जाएंगे। अब आपको पहला और तीसरा यहाँ पर बताना है। ठीक है, आगे मैंने आपको क्या बताया था, आगे मैंने आपको बताया था जनक शैल क्या करते हैं, मृदा का रंग और गठन पारगम्यता को निर्धारित करता है। बी का यहाँ पर पहला होगा, बी का कौन सा होगा, बी का पहला होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प, पहला विकल्प यहाँ पर होगा। समय का मिलान मृदा परिच्छेदिका के साथ होगा। जनक शैल का निर्माण मृदा रंग और गठन के साथ होगा। और मैंने आपको आगे क्या बताया है, मैंने आपको बताया है जलवायु, जलवायु का मिलान अपक्षय की दर से होगा। वहीं वनस्पति प्राणी जात का मिलान किसके साथ होगा, ये होगा सेकेंड वाले, मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को निर्धारित करता है।